सो हम पढ़ेंगे आज, मतलब कि ये टॉपिक है माल्टी टॉप, इसको देखेंगे। तो ये माल्टी टॉप जो है बेसिकली है क्या, एक टाइप का मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह के प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसे प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका साइज़ क्या है, छोटा है, मतलब कि स्मॉल प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और है क्या, ये एक तरह का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या से जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मार्ली टॉप की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। ये तो मार्ली हो गया। टॉप का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें अगर हम इन सारे टर्म्स का मतलब समझ गए तो मतलब कि पूरी टेक्निक समझ गए। तो एक एक करके इन टर्म्स का मतलब जानते हैं। सबसे पहला टर्म है मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये जो पूरा जो टेक्निक है वो एक पूरी सी बहुत बड़ी मतलब कि मशीन होती है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसमें सबसे पहला एम्स का मतलब है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस टेक्निक में जो मैट्रिक्स यूज होती है वो सेमी सॉलिड स्टेट की होती है। कैसी स्टेट की होती है? सेमी सॉलिड स्टेट की होती है। और इस टेक्निक में जो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं वो हम दो केमिकल्स का यूज़ करके बना सकते हैं। मतलब कि दो केमिकल्स लगते हैं मैट्रिक्स बनाने में। कौन कौन से हैं वो केमिकल? वो केमिकल हैं 2,4 बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड। 2,4 बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड। और इन दो केमिकल्स में एक दो क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, इन दोनों ही केमिकल्स में क्या है, एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। तो जैसे ही हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स बना देते हैं सेमी सॉलिड स्टेट की इन केमिकल्स का यूज़ करके। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, अपने सैंपल को हम ऐड कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं बेसिकली, अब मोटिव क्या है मैट्रिक्स को बनाने का? इस मैट्रिक्स को बनाने का जो मोटिव है वो क्या है, सिंपली मेरे को अपने सैंपल को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अपने सैंपल में उसका असिस्ट करना है, या फिर बोला जाए तो जो लेज़र यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे उससे बचाने के लिए अपने सैंपल को हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रेशियो आता है यहाँ पे, सैंपल मॉलिक्यूल रेशियो। सैंपल मॉलिक्यूल रेशियो का मतलब क्या है कि मैं कितना मॉलिक्यूल डालूँ एक मॉलिक्यूल मैट्रिक्स के अंदर। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, सैंपल मॉलिक्यूल रेशियो का मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके हैं, मैट्रिक्स के। मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स से मिलके क्या है, मेरी एक मैट्रिक्स बनी है। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ मेरी जो मैट्रिक्स है वो 1000 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। तो इस मैट्रिक्स जो कि मेरी 1000 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं अपना केवल एक मॉलिक्यूल जो है सैंपल का उसको डालूंगा। देखिए एक मैट्रिक्स है क्योंकि 1000 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, तो इसमें जो सैंपल जो मैं लोड करूँगा, ऐड करूँगा, वो केवल उस सैंपल का एक मॉलिक्यूल ही क्या करूँगा, ऐड ऑन करूँगा अपने मैट्रिक्स के अंदर। इतना समझ में आया? दूसरा टर्म क्या है, असिस्ट। असिस्ट करना सिंपली एक जनरल लैंग्वेज में जो मतलब होता है असिस्ट का, यहाँ पे भी वही मतलब है कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स को असिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? सैंपल को होल्ड करवा के रखना मैट्रिक्स के अंदर, या फिर सैंपल को लेयर प्रोवाइड करना मैट्रिक्स के अंदर, इसलिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को असिस्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, तीसरा टर्म क्या है, लेज़र। लेज़र मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम यूजली क्या करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो हम लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मैट्रिक्स का, उसमें हम यूजली क्या लेते हैं, यूवी रेज या फिर इंफ्रारेड रेज लेते हैं। उससे क्या करवाते हैं, मैट्रिक्स का ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये जो वेवलेंथ है लेज़र की वो यूजली 300 नैनोमीटर से 340 नैनोमीटर की होती है। और यूजली हम वो करवाते हैं 1 से 2 नैनो सेकेंड्स के लिए। फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पे हम तो करवा रहे हैं, लेज़र से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपनी मैट्रिक्स का। वो यूजली यूवी रेज होती हैं या फिर इंफ्रारेड्स होती हैं, जिनकी वेवलेंथ 300 से 340 नैनोमीटर होती हैं फॉर 1 to 2 नैनो सेकेंड। ये जो ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट, वो डिपेंड करता है कि मेरा सैंपल का साइज़ कितना है। सैंपल का साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे लेज़र का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है या फिर लेज़र का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू रखना है। तो पेपर में लिखने के लिए आप इतना लिख सकते हैं सिंपली कि हम
यहाँ पे यूवी रेस या फिर इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, जिनकी वेवलेंथ तो 300 से 340 नैनोमीटर होती है फॉर 1 to 2 नैनोसेकेंड। फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने अपनी मैट्रिक्स को एक बार लेजर से ट्रीट करवाया, मैट्रिक्स क्या हुई, गर्म हुई। गर्म होने से क्या हुआ, मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा सैंपल मॉलिक्यूल था वो भी क्या हुआ, गर्म हुआ। अब जैसे ही एक बार मैंने क्या किया, लेज़र से ट्रीटमेंट करवाया अपने मैट्रिक्स का, मॉलिक्यूल जो उसके अंदर है मैट्रिक्स के अंदर वो हीटअप हुआ, और हीटअप होने के बाद उसने मैट्रिक्स को छोड़ दिया, वो बाहर रिलीज़ हो गया। फिर क्या होगा, जैसे ही मेरा जो मॉलिक्यूल है बाहर रिलीज हो गया लेज़र से ट्रीटमेंट करवाने के बाद, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। और आयोनाइज होने के बाद वो एक पर्टिकुलर तरह का चार्ज को ऑक्यूपाई कर लेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम पेरेंट आयन कहते हैं। फिर समझते हैं, जैसे ही लेज़र ट्रीटमेंट करवाया, मॉलिक्यूल हीटअप हुआ और बाहर निकल गया मैट्रिक्स से। फिर वो क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज होने के बाद उसने एक तरह का चार्ज ऑक्यूपाई किया, वो था पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने बोला पेरेंट आयन। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह के सैंपल बनते हैं। जब हम मार्ली-टॉफ परफॉर्म करते हैं तो दो तरह के सैंपल बनते हैं आयोनाइजेशन के बाद। एक पेरेंट आयन बनता है, एक बनता है फ्रेगमेंट आयन। अगर सिंगल तरह का चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है मेरा कोई सैंपल, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज मेरे सैंपल मॉलिक्यूल ने क्या किया, ऑक्यूपाई किया, उसको हमने बोला है पेरेंट आयन। अगर उसी पेरेंट आयन से फर्दर वो पेरेंट आयन क्या है, डिवाइड हो जाता है, मतलब कि फर्दर अगर मॉलिक्यूल कोई अलग अलग चार्ज को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट आयन। पेरेंट आयन जिसके पास केवल सिंगल चार्ज होगा, फ्रेगमेंट आयन जिसके पास सिंगल से ही मल्टीपल चार्जेस होंगे। बस इतना याद रखना कि जो फ्रेगमेंट आयन होता है वो पेरेंट आयन से ही डेराइव होता है। जैसे कि ये कोई मेरे पास मॉलिक्यूल था जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कि एक तरह का सिंगल ही चार्ज है, उसको हमने बोला पेरेंट आयन। और फिर क्या हुआ, इस पेरेंट आयन से ही क्या हुए, दो फ्रेगमेंट आयन प्रोड्यूस हुए, मतलब कि इसी चार्ज मॉलिक्यूल्स के पास दो मल्टीपल चार्ज और आ गए, उसको हमने बोला फ्रेगमेंट आयन। अगर ये चीज़ ना भी लिखोगे पेपर में तो भी चलेगा, तो बस पढ़ाया था तो मैं बता रहा हूँ। फिर क्या है, मार्डी का मतलब हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं टॉफ की, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या है कि ये पूरा प्रोसेस ना चल रहा है एक बड़ी सी मशीन के अंदर चल रहा है। तो जैसे ही क्या हुआ, मैट्रिक्स से मेरा चार्ज मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इस चार्ज मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ता है, एक टनल होता है या फिर एक ट्यूब होता है, उधर से पास आउट होना पड़ता है। तो अब किसके पास जाना होता है, डिटेक्टर के पास जाना होता है। डिटेक्टर क्या करेगा, उस चार्ज मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेगा, हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो इस चार्ज मॉलिक्यूल को जब पास आउट होना है किसी टनल से, किसी ट्यूब से, तो इस चार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या निकालते हैं, टाइम लगाते हैं, मतलब कि इस चार्ज मॉलिक्यूल को कितना टाइम लगेगा डिटेक्टर के पास पहुंचने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम मान के चलते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन है याद रखना, हम मान के चलते हैं कि इस ट्यूब की जिससे चार्ज मॉलिक्यूल को पास आउट होना है उसकी लेंथ क्या है, L है, और जो टाइम लग रहा है वो मान के चल रहे हैं हम T लग रहा है वो चार्ज मॉलिक्यूल को पास आउट होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस ट्यूब के अराउंड क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंस जो मेरा चार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो मैंने नेगेटिव चार्ज की तरफ जो ट्यूब के अंदर होगा। बात ये है कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक चार्ज मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट टाइम होगा। ये हर एक चार्ज मॉलिक्यूल अलग अलग टाइम से क्या होगा, इस ट्यूब से क्या होगा, पास आउट होगा, और वो जो टाइम है मॉलिक्यूल्स के पास आउट होने का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये लाइन याद रखना कि हर एक चार्ज मॉलिक्यूल का टाइम अलग अलग होगा ट्यूब से निकलने के लिए, और हर एक चार्ज मॉलिक्यूल का टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इतना ये भी बात याद रखना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो ट्यूब से निकल रहा है, ट्यूब के अंदर जा पा रहा है,
क्यों? क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि वो अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब बात आते हैं कि ये टाइम ऑफ फ्लाई हम कैसे, टाइम ऑफ फ्लाई नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ZeV। Z क्या है? जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है। E क्या है? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। और V क्या है? सिंपल वोल्टेज। पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई क्या है, ZeV। काइनेटिक एनर्जी में पता है क्या होती है, हाफ mv²। तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम L/T के टर्म में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, L/T लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mL/T का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज़ लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ZeV। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mL/T का होल स्क्वायर। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। क्या होगा, ये जो Z है वो नीचे आ जाएगा, कि m/Z हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, तो 2eV। सिंस 2 उधर चला गया है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2eV T/L का होल स्क्वायर इक्वल टू m/Z। Z नीचे आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये रेसिप्रोकल हो गया बस। तो 2eV T/L का होल स्क्वायर इक्वल टू m/Z। तो m/Z क्या है, m है मास और Z क्या है, चार्ज, जो कि मॉलिक्यूल के ऊपर था। तो हमें यहाँ पे m/Z निकालना होता है, और यही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। मतलब कि इस चीज़ का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल्स का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो ये था मार्डी-टॉफ। मार्डी का मतलब क्या था, टॉप का मतलब क्या था, वो क्लियर है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके 2 एडवांटेज हैं। क्या? कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा मशीन में चलता है, तो इजी टू डू है और कॉस्ट इफेक्टिव है। और करते किसके लिए हैं, स्मॉल प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों करते हैं, ज़्यादातर हम मार्डी-टॉफ क्यों ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो मार्डी-टॉफ होता है वो क्या करता है, हमें जो प्रोटीन है उसका नाम बता देता है। या तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन का नाम, स्पेसिफिक प्रोटीन बता देगा कौन सा है सैंपल के अंदर, या फिर वो नाम बता देगा, क्योंकि ये नाम बता देता है प्रोटीन का, या फिर वो स्पेसिफिक प्रोटीन ही बता देता है कौन सा होता है। इस वजह से हम मार्डी-टॉफ को परफॉर्म करते हैं। एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो होता है, मार्डी-टॉफ में क्या अंतर है और ESI या फिर GC या फिर SPLC में क्या अंतर है। सबसे पहले तो इन दोनों की हम फुल फॉर्म लिखेंगे कि मार्डी-टॉफ क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो मार्डी-टॉफ की होगी। जो ESI है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, या फिर इसको हम GC मतलब कि गैस क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसको हम SPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ये मार्डी-टॉफ होता है स्मॉल प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जो ESI होता है वो लार्ज प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। मार्डी-टॉफ में हमने जो मैट्रिक्स का यूज़ किया था वो सेमी सॉलिड थी, और लेकिन जो ESI में जो हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं वो लिक्विड होती है। यहाँ पे हमने लेज़र का यूज़ किया था, तो यहाँ पे लेज़र बेस्ड आयोनाइजेशन था। यहाँ पे क्या है, स्प्रे बेस्ड आयोनाइजेशन। स्प्रे बेस्ड आयोनाइजेशन मतलब है यहाँ पे हम प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स को प्रेशर से ट्रीट करते हैं मॉलिक्यूल्स को मैट्रिक्स से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है वो सिंगल चार्ज आता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है वो मल्टीपल चार्जेस आते हैं। मतलब कि यहाँ पे फ्रेगमेंट आयंस बनते हैं, यहाँ पे केवल पेरेंट आयन बनता है। ये पूरा था मार्डी-टॉफ।
इम्पॉर्टेंट है भाई, 10 नंबर में भी आ सकता है, पता नहीं। और ये डिफरेंस भी देखना है, डिफरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परफॉर्म करते हैं ये भी देख लो। इतना ही है मार्केट ऑफ में, बस। होप समझ में आया हो।